नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या एनपीएस के 25% राशि को निकालना संभव है या फिर नहीं है, और इसी से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को हम इस वीडियो के अंदर तलाशने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल तथ्यों के माध्यम से सभी चीज़ों को बारीकी से समझाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो अभी सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है 25% एनपीएस राशि को निकालने के लिए, तो इसके लिए इस आदेश को सबसे पहले देखिए, जो छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय से जारी हुआ है 20 सितंबर 2022 को। और इसमें कहा गया, इनके विषय को देखिए, दिनांक 1/11/2004 से पुरानी पेंशन योजना के बहाल के फलस्वरूप नवीन अंशदायी पेंशन योजना यानी एनपीएस योजना अंतर्गत अंतिम आहरण पर रोक बाबत अंतिम आहरण पर रोक लगाई गई है। ये कहीं पर इस आदेश में 25% का उल्लेख नहीं है, यानी 25% राशि निकालने पर रोक नहीं है। और दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको एक और आदेश दिखाऊंगा 2017 का, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है 25% राशि को निकालने का पूरा प्रक्रिया है, उसमें उसको बारीकी से आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको 2-3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं दे दूं। सबसे पहले तो दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है आपकी तरफ से बार बार कमेंट सेक्शन में कि क्या 25% राशि निकालना भी संभव है? तो बिल्कुल संभव है सर, आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक बार संवितरण आहरण अधिकारियों से एक बार आप चर्चा कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, यह सवाल पूछा जा रहा है, पहले हम 20% या 25% निकाले हैं, उसका क्या होगा इस आदेश के बाद? तो उनका कुछ नहीं होगा, उनका 25% राशि को काट ली जाएगी, क्योंकि वो आपके हिस्से से कटा हुआ है, आपके अंशदान का है, सरकार के अंशदान का नहीं है। तो आपके हिस्से का 25% राशि को काट दी जाएगी ओपीएस में, ठीक है। और बाकी जो भी बनेगा, उसका जो भत्ता वगैरह जो भी है, वह आपको बाद में जोड़कर दिया जाएगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हुआ है इससे कि हमने 25% राशि निकाली है, उसके बाद हम उस 25% राशि को फिर जमा कर दिए हैं। और कुछ लोगों का सवाल यह है कि क्या हम जमा कर सकते हैं? यानी कि कुछ लोग जमा कर दिए हैं निकालने के बाद, और कुछ लोग जमा करने वाले हैं। तो इन दोनों को मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूं। जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोलता हूं, जो संवितरण आहरण अधिकारी हैं उन लोगों से एक बार आप चर्चा कर लीजिए विस्तार पूर्वक, उसके बाद आप जमा कर सकते हैं। बाय द वे, कोई भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बोल रहा हूं। बाकी मेरी सर से अभी एक बात हुई है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जमा कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर उनसे चर्चा हुई फोन के माध्यम से, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप एक बार और कंफर्म करने के लिए संवितरण अधिकारियों से, आहरण अधिकारियों से आप एक बार चर्चा कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो कदम है उसको उठाइएगा, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको एनपीएस की 25% की राशि के संबंध में 2017 में आदेश जारी किया गया था, उस आदेश को मैं आपको सिलसिलेवार बताने वाला हूं। थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा दोस्तों, और समझाते भी चलूंगा बारीकी से। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय से यह आदेश जारी हुआ था। कब आदेश जारी हुआ था? तो 27/11/2017 को, यानी 27 नवंबर 2017 को इस आदेश को जारी किया गया था। प्रति में शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, यानी कि सरकार के जो बड़े अफसर हैं छत्तीसगढ़ के, सबको निर्देश दिया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। विषय में है नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत जमा राशि का आंशिक आहरण की प्रक्रिया। पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना यानी कि एनपीएस, उसके अंतर्गत जमा राशि का आंशिक आहरण, आंशिक मतलब कम, यानी कि उसका 25%, 20 या 25%। संदर्भ में देखिए, दिनांक 27 अक्टूबर 2004 को एक आदेश जारी किया गया था वित्त विभाग की तरफ से। उसी के संदर्भ में इस आदेश को 27/11/2017 को आदेश जारी किया गया। 2004 के संदर्भ का हवाला दिया गया है इसमें। आगे देखिए, वित्त विभाग की संदर्भित ज्ञापन क्रमांक इतना में दिनांक 27 अक्टूबर 2004 द्वारा 1/11/2004 या इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित की जा रही है। योजना अंतर्गत सेवा अवधि में निधि में जमा राशि से किसी प्रकार की आहरण का प्रावधान नहीं है, कहा गया है। यानी कि 27 अक्टूबर 2004 को लागू हुआ है। 27 अक्टूबर 2004 को दिनांक को ये वित्त निर्देश जारी किया गया था, और 1/11/2004 या इसके पश्चात 1/11/2004 या उसके बाद नवनियुक्त राज्य शासन के कर्मचारी हेतु लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के सदस्यों के कर्मचारी एवं नियोक्ता
अंशदान यानी कि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित की जा रही है, यानी उनकी राशि को एनपीएस में जमा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत सेवा अवधि में निधि में जमा राशि से किसी प्रकार के आहरण का प्रावधान नहीं है। इसमें वो कहा गया है किसी प्रकार का आहरण निकालने का जो है वो प्रावधान नहीं था। और इस आगे देखिए इसमें क्या कहा गया, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। उसके बाद राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना के सदस्यों को उनकी सेवा अवधि में कर्मचारी अंशदान की कुल जमा राशि, यानी कि इसमें शासन अंशदान राशि को छोड़कर, यानी सरकार के अंशदान को छोड़कर सिर्फ कर्मचारियों के अंशदान यानी कर्मचारी द्वारा जो जमा होता है उस राशि के 25% तक आंशिक आहरण की पात्रता दी जाए। बाद में शासन ने इसमें निर्णय लिया और 25% तक आंशिक आहरण की पात्रता दी जाए, यानी कि 25% राशि को आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा सरल भाषा में। और ये सिर्फ कर्मचारियों का जो पैसा करता है उनका हिस्सा है। और सरल भाषा में आंशिक आहरण के लिए प्रक्रिया पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण नई दिल्ली यानी कि 60 फॉर्म में PFRDA उनका जो आदेश दिनांक 21 मार्च 2016 की कंडिका 3 और 4 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नई दिल्ली की अधिसूचना 10 अगस्त 2017 के कंडिका 8(1)(a) एवं आ के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार होगी। यानी कि दोस्तों इसमें सीधा सीधा कहा गया है PFRDA के एक आदेश 21 मार्च 2016 के इतने कंडिका उनके नियम के अनुसार जो आगे की प्रक्रिया है उसको बताया गया है। प्रयोजन में देखिए अ बिंदु में बताया गया है कि कौन कौन सा कंडीशन है। तो अभिदाता के पुत्र या पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र या पुत्री के उच्च शिक्षा है, तो आप किन कंडीशन पर 25% निकाल सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अभिदाता यानी कर्मचारी सीधा सीधा उनके पुत्र पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र वैध मतलब जो गोद वगैरह नहीं लेते हैं वही है, वैध होना चाहिए जिसको आप मान्यता देंगे, हाँ ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, जिसको सरकार भी माने। तो उनके उच्च शिक्षा हेतु हायर एजुकेशन के लिए आप निकाल सकते हैं 25%। और ब बिंदु में बताया गया है कि अभिदाता के पुत्र या पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु, तो उनके आपके बच्चों के विवाह में शादी वगैरह में आप निकाल सकते हैं सरल भाषा में। और स बिंदु में बताया गया है कि अभिदाता के स्वयं के नाम से या कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी के संयुक्त नाम से आवासीय मकान या फ्लैट निर्माण क्रय करने हेतु, इसको ध्यान दीजिए, आप कोई मकान बनवाना चाहते हैं या आपकी पत्नी बनवाना चाहती है तो आप 25% निकाल सकते हैं, अपने हिस्से का 25% राशि को निकाल सकते हैं। लेकिन नीचे देखिए एक और कंडीशन इसमें जोड़ा गया, परंतु यदि अभिदाता के स्वयं के अथवा कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी के संयुक्त नाम से पैतृक संपत्ति के अलावा आवासीय मकान या फ्लैट से पूर्व से ही है तो इस प्रयोजन हेतु आंशिक आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। किस कंडीशन पर? मान लो आपके पास घर नहीं है तो आप घर बनाने के लिए 25% निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास पैतृक घर है बने बनाया सरकारी रिकॉर्ड में, जिसको सरकार भी जानती है, मान्यता दे रही है, तो उस कंडीशन में आप नहीं निकाल सकते मकान बनवाने के लिए 25%। ठीक है दोस्तों, बाकी कंडीशन में 25% आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मकान है और आप फिर से मकान बनवाने के लिए 25% निकाल रहे हैं और ऑलरेडी पहले से आपके पास है तो उस कंडीशन में आपको पात्रता नहीं होगी, यह कहा गया है। द बिंदु पर कहा गया है कि अभिदाता के स्वयं के कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी के पुत्र या पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र या पुत्री के या आश्रित माता पिता के बीमारी हेतु PFRDA के परिपत्र में निर्दिष्ट निम्न बीमारी के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर, यानी कि आप कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार के कोई भी सदस्य, आपके माता पिता हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, सरल भाषा में अगर उनको कोई मान लो बीमारी हो जाता है दुर्भाग्यवश, नहीं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी को भी, लेकिन किसी को मान लो हो जाता है और अस्पताल में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहाँ भर्ती होना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप 25% राशि को निकाल सकते हैं। और आगे बताया गया इस पेज में देखिए कौन कौन से बीमारी हेतु आप निकाल सकते हैं, तो उसका बाकायदा यहाँ लिस्ट बताया गया है 1 से लेकर 9 नंबर तक। इसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, इसमें मल्टीपल स्कॉलर है, और इसमें और अलग अलग स्ट्रोक्स है, कोमा में है, टोटल ब्लाइंडनेस है, ये अलग अलग डायग्नोसिस बताया गया है। 9 प्रकार की बीमारी का इसमें उल्लेख किया गया है। इन कंडीशन पर आपको 25% राशि मिल जाएगी। और आगे बढ़ते हैं दूसरे बिंदु पर देखिए, तो इसमें कहा गया आंशिक आहरण की पात्रता और सीमा, आपकी पात्रता क्या होगी और सीमा क्या होगी निकालने के लिए आंशिक आहरण राशि, यानी कि सीधा सीधा 25%। तो इसमें कहा गया है अ में देखिए, आंशिक आहरण की पात्रता अभिदाता द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य के रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर होगी।
3 वर्ष सेवा अवधि हेतु अभिदाता यदि अन्य सेक्टर में एनपीएस का सदस्य था तो उस अवधि को भी गणना में शामिल की जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको एनपीएस का सदस्य होने के लिए 3 साल सरकारी नौकरी करना जरूरी है, सीधा भाषा में। और अगर मान लो आप कोई दूसरे विभाग में कार्य कर रहे थे सरकारी नौकरी में, और उसके बाद आप कोई अन्य विभाग में मान लो 1 साल या 1.5 साल कोई नौकरी करके मान लो उसका कोई दूसरा विभाग में जॉब लग जाता है, तो उसको पहले वाले को छोड़कर दूसरे सेवा में जाएगा तो उसका पहले वाले का भी जोड़ा जाएगा। और कुल मिलाकर आपका 3 साल होना चाहिए एनपीएस में, ये कहा गया है। 3 साल की सेवा अगर आप एनपीएस में कर लेते हैं तो आपको 25% राशि निकालने की पात्रता होगी। और आगे देखिए दूसरे यहाँ पर कहा गया है ब में कि आंशिक आहरण की अधिकतम सीमा आवेदन की तिथि तथा अभिदाता के खाते में जमा कर्मचारी अंशदान का 25% होगा। यानी कि अधिकतम सीमा जो है आवेदन की तिथि पर अभिदाता के खाते में जमा कर्मचारी अंशदान का 25% होगा। यानी 25% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप, वो अधिकतम है एक बार में, ठीक है। तो वो आवेदन तिथि से अभिदाता के जो है वो खाते में जमा किया जाएगा। और आगे देखिए तीसरे बिंदु पर कहा गया आंशिक आहरण की आवृत्ति। इसका आवृत्ति क्या है, तो पहले बिंदु पर है अभिदाता को पूरे सेवा काल में अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत केवल 3 बार आंशिक आहरण करने की अनुमति होगी। इसी को उस सर से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमें 3 बार दिया जाता है मौका, साहू जी बोले 25-25%। तो इसका भी यहाँ पर बाकायदा उल्लेख है कि आप 3 बार आंशिक आहरण करने की आपको अनुमति होगी पूरे सेवा काल में, पूरे आपके सर्विस पीरियड में। यानी कि आपके 61-62 साल तक के सेवा काल में आपको 3 बार 25-25% निकालने की जो है वो छूट रहेगी। आगे देखिए दूसरे बिंदु पर यहाँ पर कि चिकित्सा उपचार के प्रयोजनार्थ आहरण हेतु निर्धारित आवेदन के साथ बिंदु क्रमांक 1 द में विनिर्दिष्ट बीमारी से संबंधित सीआरए या एनपीएस ट्रस्ट द्वारा निर्धारित आवश्यक अभिलेख भी अभिदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अभिदाता के स्वयं के रोगग्रस्त होने की स्थिति में उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों मान लो आप जो है 25% निकाल रहे हैं और आपका कारण है मेडिकल, मान लो आप मेडिकल सुविधा के लिए निकाल रहे हैं, आपको खुद को मान लो अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है और आप 25% निकाल रहे हैं इमरजेंसी पीरियड में, तो आपके परिवार वालों को आपका दस्तावेज जमा करना पड़ेगा जो आपके हॉस्पिटल का होगा, यानी कि आपके बीमारी से संबंधित जानकारी को, और आपके परिवार वाले कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनकी जानकारी को आप जमा करेंगे, ये कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि देखिए तीसरे बिंदु पर अभिदाता के सेवानिवृत्ति त्याग पत्र मृत्यु के प्रकरण में उस समय तक किए गए आंशिक आहरण की राशि को समायोजित कर अंतिम भुगतान किया जाएगा। यानी कि आपकी सेवा काल तो 62 साल है, मान लो कोई कर्मचारी मान लो बोल रहा हूँ दोस्तों 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 40 साल तक जितना भी जमा होगा वो उसका अंतिम भुगतान किया जाएगा। ये कहा गया आंशिक आहरण की राशि को समायोजित उसमें करके उसका अंतिम भुगतान कर दी जाएगी। ये 3 कंडीशन पर, सेवानिवृत्त होने पर, त्यागपत्र और मृत्यु के प्रकरण में उस समय तक किए गए आंशिक आहरण की राशि को समायोजित कर अंतिम भुगतान किया जाएगा। मृत्यु की स्थिति को मैंने आपको बता दी और ये 3 कंडीशन पर ये नियम लागू होगा। और आगे बढ़ते हैं, फटाफट मैं आपको बता दूं कि इस पेज को देखिए, इसमें चौथे बिंदु को देखिए, इसमें आंशिक आहरण की प्रक्रिया अब क्या क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। तो आंशिक आहरण हेतु अभिदाता निर्धारित आवेदन संबंधी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। किसको प्रस्तुत करना है? आहरण एवं संवितरण अधिकारी को। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच एवं सत्यापन उपरांत संबंधित जिला कोषालय अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। जिला कोषालय अधिकारी संतुष्ट होने के उपरांत आंशिक आहरण का आवेदन अधिकृत कर राशि भुगतान हेतु CRA यानी NSDL को भेजा जाएगा। यानी इस पूरा प्रक्रिया होने के बाद संवितरण अधिकारी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद जो भी प्रोसेस है ये, उसके बाद NSDL को भेजा जाएगा। और अ नंबर पर देखिए इसका और आगे बताया गया है डिटेल से। अभिदाता का दायित्व क्या होगा इसमें? तो जो अभिदाता यानी अभिदाता कहने का मतलब कर्मचारी NPS के अंतर्गत 3 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर लिया हो, वह निर्धारित आवेदन 601 PW संलग्न भरकर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अब ये जो आवेदन है इसका प्रारूप मैं आगे आपको बताऊंगा, एक झलक इसका दिखाऊंगा, तो उसको भरकर आपको संवितरण अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी के पास प्रस्तुत करना है। जो 3 वर्ष पूरा कर लिया है उसके बारे में बताया गया है। और दूसरे बिंदु पर अभिदाता आवेदन में निम्नांकित जानकारी देगा। अब उस आवेदन में आपको कौन कौन सी जानकारी भरना है? तो आंशिक आहरण का प्रतिशत यानी अधिकतम उसका 25%, आप 20% भी निकाल सकते हैं,
10% भी निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतम 25 है एक बार में, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो कितना प्रतिशत आप निकाल रहे हैं उसको बताना है। बी बिंदु पर आहरण के उद्देश्य के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज, आप किस उद्देश्य से निकाल रहे हैं? क्या आपको बच्चों के पढ़ाई का है, या शादी का है बच्चों का, या फिर कोई मेडिकल है, तो उस कारण को आपको दर्शाना पड़ेगा और उसका दस्तावेज जमा करना पड़ेगा, प्रमाणित दस्तावेज। सी बिंदु पर कहा गया है बैंक विवरण के बैंक प्रमाण के साथ कैंसल चेक, बैंक पासबुक की प्रति, बैंक प्रमाण पत्र। आहरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अभिदाता यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक खाता विवरण सही है या नहीं। अब बैंक खाता को भरने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है या फिर नहीं। तीसरे बिंदु पर यहाँ पर सी में बताया गया है इसमें कि अभिदाता अपने हस्ताक्षर अंगूठे का निशान आवेदन में विहित स्थान पर अंकित करेगा तथा संबंधित जिले के जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जो अभिदाता है, कर्मचारी है, वो हस्ताक्षर करेगा, अंगूठा लगाएगा और अपने जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत कर देगा, ठीक है, आवेदन को। अब ब बिंदु पर आहरण संवितरण अधिकारी का अब दायित्व क्या होगा? पहले तो जो है वो अभिदाता का दायित्व, कर्मचारी का जो पैसा निकालेगा। अब आहरण संवितरण अधिकारी का क्या क्या दायित्व है उसको देखिए। तो संवितरण पहले बिंदु पर है, संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी अभिदाता द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पूर्णता की पहले तो जांच करेगा। दूसरे बिंदु पर आहरण संवितरण अधिकारी आंशिक आहरण दावे के उद्देश्य तथा इसके सहायक दस्तावेजों की सत्यता को पहले वो दूसरे नंबर पर वो प्रमाणित करेगा सभी चीजों को। उसके बाद तीसरे बिंदु पर आहरण संवितरण अधिकारी अभिदाता के बैंक खाता विवरण को भी सत्यापित करेगा, यानी सभी चीज सही है अथवा नहीं, बैंक खाता। उसके बाद चौथे बिंदु पर आहरण संवितरण आंशिक आहरण हेतु यदि अभिदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावा किया जाता है, अभिदाता के द्वारा ऐसा दावा प्रस्तुत करने पर असमर्थ होने की स्थिति में, तो आहरण संवितरण अधिकारी अनिवार्य रूप से इस प्रकार के दावे की सत्यता के संबंध में स्वयं की संतुष्टि कर ले तथा यह सुनिश्चित करे कि आवेदन में उल्लेख बैंक खाता वास्तव में अभिदाता का है अथवा नहीं। यानी कि जो कर्मचारी 25% निकालेगा उसका बैंक खाता को ये संवितरण अधिकारी भी अच्छे से उसको डिटेल से चेक करेंगे, वो उसका है या फिर नहीं, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा, नहीं तो किसी दूसरे के खाते में डाल दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए सब बिंदु पर नोडल जिला कोषालय का दायित्व आगे क्या होगा। नोडल जिला कोषालय का दायित्व पहला बिंदु पर है, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जांच एवं सत्यापन पश्चात जिला कोषालय अधिकारी संतुष्ट होने पर आवेदन को अधिकृत करेगा और भुगतान की कार्रवाई हेतु CRA को प्रेषित करेगा। यानी जो अधिकारी हैं, आहरण संवितरण अधिकारी और आपके जिला कोषालय अधिकारी, ये सब संतुष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई और भुगतान की कार्रवाई हेतु वो CRA को प्रेषित करेगा नोडल अधिकारी, ठीक है। और दूसरे बिंदु पर जिला कोषालय अधिकारी आंशिक आहरण हेतु प्राप्त आवेदन पर 3 कार्य दिवस के भीतर कार्यवाही करेगा। यदि मेडिकल कारणों से आंशिक आहरण हेतु आवेदन प्राप्त हो तो यथा समय उसी दिन कार्यवाही करेगा। नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों कहा गया है 3 दिन, 3 कार्य दिवस, यानी 3 दिन वो ऑफिस खुलना चाहिए, वहां पर कार्य होना चाहिए। और मेडिकल कारण से अगर कोई 25% निकाल रहा है तो उसका तुरंत तत्काल कर दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल कारण से अगर कोई अस्पताल में है और 25% निकालना चाहता है तो उस कंडीशन पर उनका कार्यवाही तत्काल करेगा नोडल जिला कोषालय अधिकारी, ये इसका दायित्व है। आगे बढ़ते हैं द बिंदु पर। अब नोडल केंद्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी यानी कि CRA का क्या दायित्व होगा आगे। तो इसमें कहा गया है जिला कोषालय अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात CRA भुगतान की कार्यवाही करेगा। यानी जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी से आवेदन प्राप्त करने के बाद CRA भुगतान की कार्यवाही को करेगा, सीधा सा। दूसरे बिंदु पर आंशिक आहरण की राशि CRA द्वारा अभिदाता के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक T+3 माध्यम से स्थानांतरित करेगा। T का क्या मतलब होता है? तो CRA सिस्टम में सत्यापित तथा अनुमोदित दावा प्राप्त होने की तिथि से है। T और 3 का इसका मतलब है। तीसरे बिंदु पर आहरण के फिजिकल आवेदन को CRA संग्रहित करेगा। फिजिकल आवेदन कोई जाएगा तो उसका CRA जो है वो संग्रहित करेगा, ठीक है। आगे देखिए आंशिक आहरण की प्रक्रिया पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण यानी शॉर्ट फॉर्म में PFRDA नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में जारी की जा रही है। अतः किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु PFRDA का मूल परिपत्र मान्य होगा। साथ ही भविष्य में PFRDA द्वारा आंशिक आहरण संबंधी जो संशोधन किए जाएंगे वे तदनुसार स्वयं वही इन निर्देशों के भार होंगे। यानी कि ये जो आदेश जारी किया गया है वित्त मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, ये PFRDA नई दिल्ली के दिशा निर्देश को ही इसमें छाप दिया गया है। तो अब PFRDA नई दिल्ली द्वारा जो भी आंशिक इसमें संशोधन किया जाएगा तो इस आदेश में उसको भी बाद में नया संशोधित आदेश जारी किया जाएगा वित्त मंत्रालय छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार SK चक्रवर्ती संयुक्त सचिव का उनका हस्ताक्षर है, यहाँ पर
तारीख देख सकते हैं 2017 का है। ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस आवेदन के प्रारूप को भी फटाफट दिखा दूं। ये है वो आवेदन का प्रारूप दोस्तों, इसमें आपको भरकर जमा कर देना है। और उसके बाद इस पेज में देखिए, इसको आगे सूचना के लिए कहाँ कहाँ कार्रवाई के लिए भेजा गया है, नया रायपुर, नई दिल्ली वगैरह, उसको भी आप बारी बारी से देख सकते हैं। यह है दोस्तों एनपीएस राशि में 25% राशि को निकालने के लिए पूरा प्रोसेस और प्रमाण भी है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मैटर को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, और ये जो इसका पूरा पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। अभी तो आप उस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को, तो ज्वाइन जरूर कीजिए। वहाँ पर हम महत्वपूर्ण पीडीएफ आदेश वगैरह अपलोड करते हैं। इजीली डाउनलोड करके आप अच्छे से अध्ययन कर भी सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी राय होंगे, जो भी विचार होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इस वीडियो संदेश को पूरे प्रदेश में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।